हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसे हम पढ़ रहे हैं। हम कंटिन्यूएशन में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम बेसिकली ये देख रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। यही पढ़ रहे थे हम। और हमने उसी सीरीज में क्या पढ़ लिया था, हमने सबसे पहले पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं मेनली, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सेकेंड हमें चाहिए होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स एंड लास्टली कॉम्पिटेंट होस्ट। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है। जिसमें से आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख के आइए। और अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक इन द सेक्शन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच इज क्लोनिंग वेक्टर्स। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर। शुरू करने से पहले ऐसे डिस्क्लेमर में एक वार्निंग ऐसे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ना समझ में आने वाला टॉपिक है। पूरा चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी, जिसके कारण लोगों को ये चैप्टर बहुत गंदा लगता है, वो ये टॉपिक है। लेकिन आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या कि थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, है ना। इतना भी बकवास नहीं है जितना लोग बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है लेकिन टफ भी है। लेकिन इन सब के लेकिन के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और एक बार में समझ लोगे तो लाइफ लॉन्ग याद भी रहेगा, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। नंबर 2 वहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम पढ़ चुके हैं। Now this is the second tool of recombinant DNA technology which is cloning vector. क्या होते हैं cloning vector? It is a DNA molecule. Basically कुछ नहीं है, cloning vector एक DNA का molecule है, DNA का टुकड़ा है that can carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cell. सीधी सी बात है, कुछ नहीं होते क्लोनिंग वेक्टर, दे आर द जस्ट द गाड़ी, दे आर जस्ट द व्हीकल। मैं सीधी बात जो इसको आपको समझाऊंगी, ये होते हैं व्हीकल। किसके व्हीकल होते हैं ये? कोई भी भाई फॉरेन डीएनए के लिए, जो फॉरेन डीएनए है अच्छी क्वालिटी वाला जो मुझे चाहिए अपनी बॉडी में, ये उस फॉरेन डीएनए को अब मैं ऐसे छीन के तो ले नहीं आऊँगी, कैसे भी तो आ नहीं जाएगा। इस फॉरेन डीएनए को मुझे बिठाना पड़ेगा एक बड़ी सी बस में, बस ऑटो वैन टैक्सी कुछ भी आप समझ लो, जिसमें बैठ के ये फॉरेन डीएनए इसके अंदर मैं ऐसे बिठा देती हूँ। इसके अंदर बैठ गया मेरा फॉरेन डीएनए और अब ये कहीं भी चला जाएगा, मतलब किसकी बॉडी में जिसे जाना है ये वहाँ चला जाएगा। तो ये जो बस है, दैट बस इज द वेक्टर और द क्लोनिंग वेक्टर। अब आगे क्लोनिंग क्यों ऐड कर दिया है? बिकॉज ये बस इतनी अच्छी है, पहली चीज़ तो वहाँ से उसको पिक किया, अब उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी, साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए को क्या करेगी, जो भी होस्ट है उसके जीनोम का पार्ट बनाने में भी हेल्प करेगी। समझ में आ गई बात? जो भी होस्ट है उसका जीनोम, मतलब उस ये फॉरेन डीएनए इस होस्ट के जीनोम का पार्ट बन जाए। जो उसका पूरा जीनोम है ना, उसका पूरा जो डीएनए सीक्वेंस है, अब अकेला पड़ा रहेगा ये फॉरेन डीएनए इस होस्ट की बॉडी में, तो किसी काम का है क्या? नहीं, उसको जाकर इस होस्ट के जीनोम से जाके जुड़ना पड़ेगा, तभी इट विल मेक एनी सेंस। तो उसको ये हेल्प भी ये बस वाले ही करेंगे, द वेक्टर विल हेल्प। तो क्या होता है भाई क्लोनिंग वेक्टर? इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर जाके वो रेप्लिकेट भी करे, उसे हेल्प करे। एग्जाम्पल, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बस की तरह, जो इस वेक्टर की तरह बिहेव कर सकती हैं? नंबर 1 प्लाज्मिड्स एंड नंबर 2 बैक्टीरियोफेजेस एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस। मेनली आपको पढ़ना है अबाउट प्लाज्मिड्स। किसके बारे में पढ़ना है आपको? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड होता क्या है? आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर बात करो किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो एक तो मेन डीएनए होता है जो नेकेड लाई करता है ना, कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज द मेन बैक्टीरियल डीएनए। साथ ही साथ में बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा भी होता है, ये सर्कल जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है उनके अंदर विच इज नोन एज प्लाज्मिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स। समझ आया?
तो वेक्टर्स की तरह कौन कौन बिहेव कर सकते हैं? नंबर 1 प्लाज्मिड एंड नंबर 2 बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड में क्या है भाई? प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे जो बिहेव कर सकते हैं लाइक वेक्टर, दे आर द बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर द, क्या होते हैं बताओ? आर द वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरियल सेल। ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। समझ आई आपको बात? अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मिड्स की। तो प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। पहली बात तो ऑटोनॉमसली मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर होते हैं, शेप कैसा होता है प्लाज्मिड का? दे आर सर्कुलर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो बैक्टीरिया के मेन जीनोम का पार्ट नहीं होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है, अलग सा है, वो कुछ भी मेन जीनोमिक का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। क्लियर हो गया? ठीक है। Some plasmids have only 1 to 2 copies per cell, others have 15 to 100 copy per cell। अब जो प्लाज्मिड का नंबर है सेल टू सेल वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि मैंने कह दिया 50 प्लाज्मिड है तो उतने ही रहेंगे। नो, इट कुड बी 1 to 2 अप टू 5, कितना लिखा है? अप टू 15 to 100। तो नंबर ऑफ प्लाज्मिड कैन वेरी। अब बात करते हैं अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की। तो बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड में अगर आप एक कोई डिफरेंस देखोगे, क्या डिफरेंस है? तो बैक्टीरियोफेजेस में हाई नंबर पर सेल, इनका जो नंबर होता है जिसे हम कॉपी नंबर बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। मतलब कॉपी नंबर का सीधा सीधा ये मतलब है कोई भी इन दोनों में से अपने कितने फोटोकॉपी, अपने कितने ज़ेरॉक्स वहाँ पे भेज पा रहा है। तो प्लाज्मिड के केस में वो 1 से 2 होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं तो 15 to 100। लेकिन बैक्टीरियोफेज के साथ क्या चक्कर है? बैक्टीरियोफेज का नंबर जो है, कॉपी नंबर जो है, वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों टाइप के वेक्टर में, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में? बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर जो होता है वो हाई होता है, बस। बाकी अगर हमारे सिलेबस में हमें ज़्यादातर क्या यूज़ करा है एज अ वेक्टर? वी ऑलवेज यूज प्लाज्मिड्स एज द वेक्टर। ओके, when the cloning vectors are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied to the number equal to the copy number of the vector। कॉपी नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं कॉपी नंबर पे? सपोज अगर कोई बैक्टीरियोफेज है, इसने किसी सेल में जाकर, अंदर जाकर इसने अपनी 1000 कॉपी क्रिएट कर दी, अंदर जाके 1000 इसने अपने जैसे और बैक्टीरियोफेज बना दिए, रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है, और प्लस रिप्रोड्यूस हो रहा है वो, तो इसलिए उसने अपने 1000 और अपने जैसे बना दिए। अब अगर ये 1000 प्रोड्यूस हुए हैं तो तुमने जो अपनी चॉइस ऑफ जीन वहाँ भेजी है वो भी तो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई ना। तो जितना ज़्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ही ज़्यादा जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई होगी। व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइड, द लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए, हमने इसमें जो भी डीएनए का पीस ऐड करके भेजा था वो भी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। दैट इज वाई क्लोनिंग वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। समझ में आया? मतलब दैट इज वाई बैक्टीरियोफेज आर गुड क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में क्या हाई होता है? बैक्टीरियोफेज में कॉपी नंबर हाई होता है। तो कॉपी नंबर हाई है तो इसका मतलब है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब इस सब की बातें हो गई पूरी, तो अब हम फाइनली आते हैं फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक वेक्टर बनाने के लिए, या तो आप बोलो एक आर्टिफिशियल वेक्टर जो आपके सिलेबस में दिया है जिसका नाम है PBR322, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, ये पूरा डायग्राम ऐसे बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। कहाँ कौन सी साइट मेंशन है, क्या है, ये सब अभी मैं आपको समझाऊंगी, समझ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या बोल रही हूँ मैं अभी, ये समझो कि ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। आर्टिफिशियल जैसे प्लाज्मिड अभी आपने देखा बैक्टीरिया की सेल में प्लाज्मिड होता है, तो हमने क्या सोचा, हम वैसा ही एक प्लाज्मिड खुद से क्रिएट करते हैं। उसमें हम अपनी मनपसंद की जीन्स डालेंगे, अपने चॉइस की जीन्स उसमें डालेंगे और फिर उसको हम भेज देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास। तो पहला प्लाज्मिड वॉज क्रिएटेड वॉज PBR322, है ना। तो P फॉर प्लाज्मिड, BNR फॉर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट थे, और फिर उसके बाद में 322 इज़ द नंबर जिस ऑर्डर में ये, मतलब जिस नंबर पे ये डेवलप किया गया था उस पर्टिकुलर जगह पे, है ना। तो PBR322 वाज वन सच प्लाज्मिड। अब कोई भी अगर प्लाज्मिड है, कोई भी अगर वेक्टर है बेसिकली, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने ही होने चाहिए,
जब वो एक प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर बनेगा। नंबर 1 उसमें होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें ORI साइट होनी चाहिए, ओरी साइट, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। सेकेंड होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर, मार्कर जीन प्रेजेंट होनी चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगी। कैसे, मतलब क्या है, देखो एक ही हमारे पास बैक्टीरिया है, इसमें हमने ये अपना बनाया हुआ DNA डाल दिया है, हमने रिकॉम्बिनेंट DNA डाला है, और एक ये बैक्टीरिया है पुराना वाला जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं डाला है। अब आपको देख के पता चलेगा क्या? देख के नहीं पता चलेगा, आपके पास कुछ मार्कर जीन्स होना चाहिए जिससे आप ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, आपने इसको चेंज कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसफॉर्मेंट, और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर जीन्स होनी चाहिए ऐसे जिससे आप ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, समझ में आई बात। थर्ड आपको चाहिए होती है क्लोनिंग साइट्स। क्या चाहिए होती है? क्लोनिंग साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली यू नीड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। देन आपको लास्टली स्पेसिफिक वेक्टर्स हम पढ़ेंगे फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या स्पेसिफिक वेक्टर हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलो एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाम से समझ में आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज़ द सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, वो जगह जहाँ पर रेप्लिकेशन बिगिन होगा, शुरू होगा, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो अगर आप PBR 322 में देखो तो आपको यहाँ पे ORI साइट दिख रही है, तो मतलब हाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है PBR 322 में। अ पीस ऑफ DNA लिंक्ड टू ORI कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अगर कोई फॉरेन DNA है ना, और वो ऐसे किसी प्लाज्मिड से लिंक हुआ, या फिर मतलब प्लाज्मिड से लिंक हुआ जिसके पास ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो इसका ये मतलब है कि अब ये होस्ट की सेल में जाके रेप्लिकेट होगा। क्या बोला मैंने? ये कोई फॉरेन DNA है, ये कोई फॉरेन DNA है, ये इस वाले प्लाज्मिड पे आके अटैच हुआ है और इस प्लाज्मिड के पास में ORI भी प्रेजेंट है, और अब ये किसी होस्ट में गए, तो भाई अगर ORI है तो वो उससे ये मेक श्योर हो रहा है कि होस्ट की बॉडी में जाने के बाद भी रेप्लिकेशन होगा, ये जो फॉरेन DNA है वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएगा, क्योंकि वो उसके जीनोम का पार्ट बनेगा, और फिर ORI है तो रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। It also control the copy number of the linked DNA. So for getting many copy of a target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. याद रखो ये चीज़ important है ना, ये वाली चीज़। क्या भाई, क्या है ये? ऐसे यूजुअल नहीं ना, थोड़ी सी अनयूजुअल बात है इसलिए लोग भूल जाते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स जो है वो कंट्रोल करती है द कॉपी नंबर, कितनी कॉपी जनरेट होगी, कितनी मल्टीपल कॉपी क्रिएट होंगी, कौन कंट्रोल करता है? ORI। तो अगर कोई फॉरेन जीन है, ये आपकी फॉरेन जीन है, अब आपने तो एक ही है ना, आपको इसकी मल्टीपल फोटोकॉपी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सिर्फ एक ही इंसान को देना है? नहीं, आपको बहुत सारों को देना है, तो आपको इसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए ना, आपको उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी चाहिए। तो आप इस जीन को, इस फॉरेन जीन को ऐसे किसी प्लाज्मिड में लिंक करो जिसका ORI, जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर, ज़्यादा कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी अभी ये सीखा कि ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही वो जगह है, वो साइट है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करते हैं। तो कॉपी नंबर अगर ज़्यादा होगा तो ये फॉरेन जीन जो हमने भेजी उसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट होंगी, और अगर जो काउंट है वो कम है तो फिर कम कॉपी क्रिएट होंगी। तो आपकी अगर नेसेसिटी ज़्यादा है, इफ़ यू वांट मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट DNA, देन इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो आपको पहली चीज़ याद क्या रखनी है फीचर्स में? पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ORI होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। अगर ORI है तो वो ये मेक श्योर कर रही है कि होस्ट सेल में जाने के बाद भी क्या होगा? जीनोम का पार्ट बनेगा और रेप्लिकेशन होगा। सेकेंड चीज़ जो ORI होती है वो कॉपी नंबर कंट्रोल करती है। तो इफ़ you want to get multiple copies of target DNA, then you should clone it in a vector जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा हो। समझ गए सारी बातें? ठीक है, तो अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलेक्टेबल मार्कर या फिर मार्कर जीन? जीन लिखा हुआ है, बेसिकली कुछ नहीं, एक जीन है। जीन मतलब सेगमेंट ऑफ DNA है।
It is a gene that helps to select transformants and eliminate the non-transformant. आपको भाई कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया की बहुत बड़ी कॉलोनी है ना, आपने उसमें डाली थी कोई सी भी एक रेजिस्टेंट जीन डाली, कुछ भी करा था आपने, सपोज ये थी वो रेजिस्टेंट जीन। अब बहुत सारे बैक्टीरिया थे, बहुत सारे बैक्टीरिया थे। अब सपोज इसने वो जीन ले ली, इसने ले ली है और इसने ले ली है। अब आपको इस कॉलोनी में अगर आप देख पा रहे हो तो आप ये देख पा रहे हो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वो जीन एक्सेप्ट की है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वो जीन एक्सेप्ट नहीं करी है। जिनके अंदर ये जीन आ गई है इनको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट्स, बिकॉज ये चेंज हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। और जिन्होंने नहीं कर पाया उन्हें हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या बोलेंगे हम? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब भाई आपको पता, अब देख के आपको नहीं पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब इसके अंदर वो जो हमने वेक्टर क्रिएट किया है, हमने जो प्लाज्मिड क्रिएट किया है वो इसके अंदर आया है कि नहीं, आपको देख के पता नहीं चलेगा। तो अब कैसे पता चलेगा? पता करने के लिए आपके पास होती हैं जीन्स, जिन्हें हम बोलते हैं मार्कर जीन और सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो इट इज़ अ जीन दैट हेल्प टू, किस चीज़ में हेल्प करती है जीन हमको? टू हेल्प सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में, एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करने में। It is a piece of DNA is introduced in a host bacterium. If a piece of DNA is introduced in a host bacterium, it is called transformation. Very very important. मतलब मुझे लगता है ये important है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन सुन के ना कुछ अलग ही फीलिंग होती है, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इफ अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम, कोई भी होस्ट है, बैक्टीरिया है, उसमें अगर आप कोई सा पीस ऑफ डीएनए डाल रहे हो, ये जो आप वाइट वाला आपने एक्स्ट्रा डाला, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन एंड सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड प्रोसेस के बाद अब जो ये बैक्टीरिया बने दे आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जिन्हें नहीं एक्सेप्ट करी वो कौन है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इफ ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया? तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है भाई? कुछ नहीं होती, जो जीन होती है मतलब कोई भी फॉरेन डीएनए है, आप उसे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाते हो, प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद जो बैक्टीरिया बनता है, बैक्टीरिया कहलाता है ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर उसने नहीं एक्सेप्ट करी तो वो कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर हो गया? एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वी हैव सिलेक्टेबल मार्कर और मार्कर जीन्स। क्लियर? ओके, सॉरी। Now, selectable markers of E. coli include genes including resistant to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, etc. अब मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं समझ आता, तुमको एंटीबायोटिक्स का मतलब भी नहीं पता। कैसे नहीं पता तुमको एंटीबायोटिक्स का मतलब? हम बता देते हैं, पता चल जाएगा। एंटीबायोटिक्स मतलब द मेडिसिन और द सब्सटेंस दैट एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, दैट आर नोन एज एंटीबायोटिक्स, दैट आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, चलो अब क्या बोला है इन्होंने भाई? जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ई कोलाई के, उसमें मेनली जो मार्कर जीन आप बोल रहे हो, सिलेक्टेबल मार्कर या मार्कर जीन, उसमें मेनली इंक्लूडेड होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन सी जीन होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन? सपोज ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर ये वाइट कलर की जीन है, ठीक है, वाइट कलर की जीन है। ये जो वाइट कलर की जीन है ये उसको एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक से बचाती है। मतलब आप इसके अंदर एम्पिसिलिन डालो, है ना, तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, आपने जैसी डाली तो बैक्टीरिया मर जाना चाहिए था, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब इसके पास एम्पिसिलिन से बचने के लिए जीन है। तो ये जो एंटीबायोटिक, बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो सकती है, क्लोरामफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो सकती है, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होती है। तो बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, दे एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स, दे एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स और मार्कर जीन। तो सिलेक्टेबल मार्कर में आपको क्या याद रखना है? क्या चीज़ होती है जो वहाँ पे बिहेव कर रही है लाइक सिलेक्टेबल मार्कर और मार्कर जीन? दे आर नथिंग बट द
antibiotic resistant gene. They are nothing but the antibiotic resistant gene like ampicillin, chloramphenicol, tetra. ये चारों क्या है जो नाम लिखे हैं, ये चारों एंटीबायोटिक्स हैं। क्या है ये चारों? एंटीबायोटिक्स। क्लोराम्फेनिकॉल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सब चारों के चारों वो हैं हमारी क्या है? एंटीबायोटिक हैं। नॉर्मल इकोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक। अगर आप नॉर्मल एक बैक्टीरिया की बात करो, ये नॉर्मल एक बैक्टीरिया, मैंने इकोलाई ड्रॉ किया, अभी मैंने इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी है बायोटेक्निक्स टाइप की। बायोटेक्नोलॉजी में हमने जो कुछ भी पढ़ा, अभी मैंने इस बैक्टीरिया में कुछ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल बैक्टीरिया है, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई भी मेकअप नहीं किया है इसका मैंने अभी। तो इसके पास अगर आप देखो कोई सी भी जीन नहीं है, रेजिस्टेंट जीन कोई सी भी नहीं है, इसके पास कोई सी एंटीबायोटिक से बचने की शक्तियां नहीं है। आप इसमें कोई सी भी डाल लो, इन चारों में से ये मर जाएगा। लेकिन अब आपने क्या करा, अब आपने इसके अंदर कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस कर दी। जैसे आपने अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर आपने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाली जीन इंट्रोड्यूस कर दी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, है ना। तो अब क्या होगा, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से ये नहीं मरेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आप यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे आप यूज़ करोगे सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। होती क्या है मार्कर जीन्स? तो बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो होती हैं वही होती हैं मार्कर जीन्स, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, तो ये सब हो गया है। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड फीचर देखते हैं। तो थर्ड फीचर इज इम्पॉर्टेंट फीचर, दैट इज क्लोनिंग साइट्स। तो क्या होता है क्लोनिंग साइट्स? टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और अ वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रिकॉग्निशन फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो क्या चक्कर है भाई, ये है हमारा वेक्टर प्लाज्मिड और ये है हमारा फॉरेन डीएनए, ये हमारा फॉरेन डीएनए है। हमें इस फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर पे लाके अटैच करना है, जोड़ना है। तो इस पे कुछ स्पेसिफिक जगह भी तो होनी चाहिए ना जहाँ पे आप उसे जोड़ोगे, कि जहाँ मन करा कहीं भी लाके जोड़ दिया, ठीक है। तो टू लिंक दैट फॉरेन डीएनए, इस वेक्टर के ऊपर, इस प्लाज्मिड के ऊपर अलग अलग क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं फॉर अलग अलग, फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू लिंक द एलियन डीएनए, दिस इज एलियन डीएनए, बाहर का फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और अ वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वहाँ पे बहुत सारी या बहुत मतलब रिकॉग्निशन साइट्स बेसिकली होती हैं फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके काम करेंगे, मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं, कट करेंगे और फिर उस स्पेसिफिक जगह पर हमारा एलियन डीएनए आके लिंक हो जाएगा। More than one recognition sites generate several fragments. It complicates the gene cloning. अब दिक्कत ये भी है, अगर रिकॉग्निशन साइट्स बहुत सारी हैं, आपको पता है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पे भी कट नहीं करते, वो अपनी रिकॉग्निशन साइट को ढूंढते हैं, वहाँ पे अटैच होते हैं और वहाँ पे कट करते हैं। यही होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मैकेनिज्म। अब आप सोचो, इस प्लाज्मिड के ऊपर 4 रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट थी, मैं जहाँ जहाँ मार्क कर रही हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 4 रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट थे। अब क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, इन चारों जगह बाइंड करेगा, ये 4 जगह से काट देगा। 4 जगह से काटने से क्या होगा, उसके पूरे टुकड़े टुकड़े बहुत सारे फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, और जब अगर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो गए, जनरेट हो गए, तो फिर उससे पूरा जो जीन क्लोनिंग का ये जो पूरा मैकेनिज्म है, यही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस 1 या 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम से कम हो सके, 1 हो तो बेस्ट है, जितने कम से कम रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो वो बेस्ट है। तो आपने ये समझा कि प्लाज्मिड के ऊपर कम से कम रिकॉग्निशन सीक्वेंस होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके ओके, चलो ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, और साथ में होना क्यों चाहिए भाई ये क्लोनिंग साइट्स, बिकॉज वहाँ पर आके हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए कनेक्ट होगा। Now ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the 2 antibiotic resistant gene। अब क्लोनिंग साइट को हम पूरे ही चारों फीचर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकेंड हमने पढ़ा था सिलेक्टेबल मार्कर। आपको ये चारों फीचर, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग साइट, ये सारे फीचर्स आपको इसी एग्जाम्पल, इसी PBr322 वेक्टर से आपको समझना है। ये क्या है PBr322? ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको लैब में बनाया गया है। क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर 1 ORI, आपने कंफर्म किया कि यस ORI इसमें है।
सेकेंड चीज आपने क्या देखी, सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स होती कौन है, सिलेक्टेबल मार्कर्स होती हैं जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अगर आप इस स्पेसिफिक प्लाज्मिड में देखो तो इसके पास में AMP और उसके ऊपर छोटा सा R लिखा है, इसका मतलब इस वाले प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है, दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। सेकेंड नंबर पे इसमें इट हैज रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। किसके लिए रेजिस्टेंट जीन है उसमें, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट जीन है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स आपको समझ में आ गया ना, सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए वहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है। तो ORI क्लियर, सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर्स क्लियर। अब थर्ड आओ ओरिजिन ऑफ, थर्ड आओ आप क्लोनिंग साइट्स पे। क्या मतलब है क्लोनिंग साइट का, आपको सीधा सीधा ये मतलब है कि अब आप कोई सा भी फॉरेन DNA अगर लेकर आ रहे हो, अब वो कहाँ जुड़े इस पूरे वेक्टर में, इतना बड़ा सा वेक्टर है प्लाज्मिड है, कहाँ जुड़े इसमें आके, आप कोई भी फॉरेन DNA लेके आ रहे हो वो या तो इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के यहाँ पे आके अटैच होगा इसकी जगह पर, या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पर आके अटैच होगा। तो जो भी आपका फॉरेन DNA है जो आप बाहर से इसमें लाके जोड़ने वाले हो, वो किस पे अटैच होगा, इट विल ऑलवेज अटैच टू द एंटी एट द साइट ऑफ, किस जगह पे अटैच होगा, एट द साइट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यहाँ इन दोनों साइड्स पे वो अटैच होगा। ये वाला पॉइंट फिर से रीड करो, लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो जो आपको एलियन DNA है उसको लाइगेट मतलब उसको जोड़ने का जो चक्कर है वो कहाँ पे होगा, दो में से एक, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इन यहाँ तो यहाँ या तो यहाँ, सीधी सी बात। तो आप इतना हिंदी में याद रखो कि जो एलियन DNA या फॉरेन DNA आएगा वो दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की साइट पे जाके ऐड होगा। नाउ example, ligation of foreign DNA at BAM-H1 site of tetracycline resistant gene in vector PBR322. As a result, the recombinant plasmid is formed. अब इसमें हम करते क्या हैं, PBR322 में हम PBR322 में जो हमारा फॉरेन DNA आता है वो फॉरेन DNA आके हमारा अटैच होता है एट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। कहाँ पे आके अटैच होता है वो, एट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और उसमें भी एट विच साइट, BAM-H1, एट विच साइड, BAM-H1। BAM-H1 वाली जगह पर आके हमारा ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, ये फॉरेन DNA है, फॉरेन DNA यहाँ पे हमारा आके अटैच हो जाता है। एट विच साइड, कौन सी साइड पे आके अटैच हो रहा है, BAM-H1। तो ये BAM-H1, SAL1, HIND3, CLA1, ECORI1, PVPS2, ये सब क्या है, दीज आर द वेरियस क्लोनिंग साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये अलग अलग क्लोनिंग साइट्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इस वाले प्लाज्मिड में हमारे फॉरेन DNA को BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की BAM-H1 साइट पे लाके हमने अपने फॉरेन DNA को वहाँ पे जोड़ दिया है। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण सपोज ये जो करने, ये तो ओरिजिनल था, इसके करने के बाद में, ये करने के बाद में जो नया प्लाज्मिड बना जिसमें यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन नहीं है, जिसमें यहाँ पे पहले नॉर्मल वाले में टेट्रासाइक्लिन है लेकिन अब हमने उसमें अपना फॉरेन DNA डाल दिया है, तो अब ये जो नया प्लाज्मिड है ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या कहलाएगा ये, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। नाउ इट विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इफ लाइगेशन डज नॉट ऑकर, अगर ये यहाँ पे आके नहीं जुड़ता फॉरेन DNA तो ये प्लाज्मिड कहलाता नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो जो पहले ओरिजिनल प्लाज्मिड था दैट वाज नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, लेकिन अब मैंने इसमें अपना फॉरेन DNA लाके यहाँ पे अटैच कर दिया है तो नाउ इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर हो गई इतनी बात, चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं क्या, when a foreign DNA is inserted with the gene of bacteria, that gene is inactivated। अब आपने क्या, जो ओरिजिनल प्लाज्मिड था उसमें प्रेजेंट था टेट्रासाइक्लिन, देख लेते हैं ओरिजिनल वाला, ये देखो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाले में क्या है, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट जीन है। मतलब सीधी सी बात ये है, इस वाले PBR322 में अगर हम एम्पिसिलिन डालेंगे एंटीबायोटिक तब भी ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तब भी ये नहीं मरेगा। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंट जीन थी आपने तो उसकी जगह अपना फॉरेन DNA अटैच कर दिया ना, जिसके कारण अब क्या हुआ, जिसके कारण इस बैक्टीरिया के अंदर से टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट खत्म हो गया। अब जैसे ही टेट्रासाइक्लिन डालोगे ये बैक्टीरिया मर जाएगा,
बिकॉज आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को रिप्लेस कर दिया विथ फॉरेन डीएनए, कर दिया ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप उसमें डालोगे क्या डालोगे, जैसे आप उसमें टेट्रासाइक्लिन डालोगे वैसे वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, फॉरेन डीएनए डाला विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरिया, दैट जीन इज इनएक्टिवेटेड। कौन सी जीन की बात हो रही है यहाँ पे, विद जीन ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। कौन से जीन की बात चल रही है यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जिसकी जगह पर आपने क्या ऐड कर दिया है, जिसकी जगह पर आपने अपना फॉरेन डीएनए अटैच कर दिया है। इट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये जो प्रोसेस अभी हुई जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक दूसरी जीन इंसर्ट करने के कारण, डालने के कारण पहले से प्रेजेंट जो जीन थी वो इनएक्टिवेट हो गई। दैट इज वाई दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, आपको क्लियर हो गया। हेयर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब जो नए रिकॉम्बिनेंट वाले बने हैं, है ना, जो अभी हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया ये वाला, ये जो नया रिकॉम्बिनेंट बना, मतलब अब इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, इसमें अब हमारा फॉरेन डीएनए है। ये जो रिकॉम्बिनेंट क्रिएट हुआ है इसमें क्या होगा, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। जो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स क्रिएट हुए, रिकॉम्बिनेंट्स के पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट नहीं है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं पहले वाले, उसके पास एम्पिसिलिन का भी है और टेट्रासाइक्लिन दोनों का रेजिस्टेंट है। लेकिन जो अब ये रिकॉम्बिनेंट्स क्रिएट हुए हैं नए नए, इसके पास में टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट नहीं है। तो आप बोलोगे मैम एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट है, तो यस, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट अभी भी है रिकॉम्बिनेंट्स में, क्योंकि आपने एम्पिसिलिन की जीन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, आपने टेट्रासाइक्लिन की जीन के साथ छेड़छाड़ करी है। तो उसमें से क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट खत्म हो गया। क्या, when the plasmids are introduced into the E. coli cells, 3 type of cells are obtained। अब आपने ये जो प्लाज्मिड था, ठीक है, इसको आपने E. coli के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, E. coli के अंदर डालने के बाद में 3 टाइप की सेल्स आपको मिली। जो ये प्लाज्मिड आपने PBr 322 बनाया, ये आपने E. coli बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, 3 टाइप की सेल्स क्रिएट हुई। पहली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, दूसरी ट्रांसफॉर्मेंट्स विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, तीसरी ट्रांसफॉर्मेंट्स विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। चलो समझते हैं तीनों को। पहला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉर्मल सेल्स दे हैव नो प्लाज्मिड, सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू आइदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। पहली जो सेल्स क्रिएट हुई वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स थी, मतलब उसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया। जो आपने ये PBr 322 बनाया है वो उसके अंदर गया ही नहीं। तो दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुई, वो चेंज ही नहीं हुई, वो बिल्कुल ओरिजिनल, ये बिल्कुल ओरिजिनल, उसके अंदर कुछ गया ही नहीं। पहले टाइप की सेल्स हो गई ये यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरी। दूसरी कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। उसकी ये ओरिजिनल पहली वाली है और उसके अंदर ये प्रेजेंट है अपना उसका खुद का प्लाज्मिड, ठीक है, ओरिजिनल मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में अभी कोई भी चेंज नहीं करे थे, ओरिजिनल वाला, दिस इज ये बिल्कुल ओरिजिनल प्लाज्मिड है जिसके अंदर दोनों का रेजिस्टेंट है। मतलब जिसके अंदर एम्पिसिलिन का भी रेजिस्टेंट है और जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंट है। ओके, और वाइट वाला कौन सा है, वाइट वाला जो है वो है अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो गया है क्योंकि आपने उसकी जगह अपना फॉरेन जीन डाल दिया है। तो हमें दूसरे टाइप के ऐसे E. coli मिले जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट तो था, मतलब जिसके अंदर ये प्लाज्मिड तो था लेकिन क्या नहीं था, उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, उसके अंदर वो ओरिजिनल वाला प्लाज्मिड था। तीसरी जो सेल्स मिली E. coli की, उसके अंदर क्या था, पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे क्योंकि अंदर प्लाज्मिड है। साथ ही साथ में ये जो प्लाज्मिड है ये भी ये न्यू वाला है, तो दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड।
तो आपको 3 टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। पहली तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गई, दे हैव नो प्लाज्मिड, नो प्लाज्मिड, इसमें क्या है, प्लाज्मिड ही नहीं है, सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू आइदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। अब जब उसमें देखो जो ये प्लाज्मिड था ना वो बचा रहा था एंटीबायोटिक से, क्योंकि वो रेजिस्टेंट जीन इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट थी। अब उसमें तो प्लाज्मिड ही नहीं गया, तो ना वो एम्पिसिलिन से बचेंगे ना वो टेट्रासाइक्लिन से बचेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों से मरेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसका क्या मतलब है, दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। अब ये वाला जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके अंदर प्लाज्मिड आ गया है ना, प्लाज्मिड आ गया। नेचुरली इकोलाई में कुछ नहीं होता, नेचुरल की इकोलाई ये है जो सबसे मरेगा, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन कुछ भी क्लोरामफेनिकोल कुछ भी डालो उससे मरेगा। ये है हमारा छेड़छाड़ किया हुआ इकोलाई, क्योंकि इसको आपने ट्रांसफॉर्म करा दिया है। कैसे ट्रांसफॉर्म कराया, आपने इसके अंदर डाला प्लाज्मिड, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मिड कौन सा वाला है, जिसके प्लाज्मिड में कोई भी कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो इसीलिए ये एम्पिसिलिन से भी रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंट है। तीसरे टाइप पे आओ, इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। आपने प्लाज्मिड में कुछ कुछ चेंजेस कर दिए हैं, आपने प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा के उसकी जगह फॉरेन डीएनए डाल दिया है, तो अब क्या होगा, दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू एम्पिसिलिन। तो ये सिर्फ एम्पिसिलिन से बचेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों से बचेंगे क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंट जीन है, क्योंकि प्लाज्मिड यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और अगर हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात करते हैं तो वो एम्पिसिलिन से भी मरेंगे, टेट्रासाइक्लिन से भी मरेंगे, ये किसी से नहीं मरेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ किससे मरेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन से मरेंगे, एम्पिसिलिन से ये भी नहीं मरेंगे। समझ में आ गई बात, पक्का पक्का। चलें आगे, तो आपको 3 टाइप की सेल्स देखने को यहाँ पे मिलेंगी। नाउ recombinant plasmid can be selected out from non recombinant। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता करना है कि recombinant plasmid कौन सा है और non recombinant कौन सा है। recombinant और non recombinant आपको डिफरेंस पता करना है कि मतलब कौन सा ऐसा प्लाज्मिड है जिसने वो फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट किया है और कौन सा ऐसा है जिसने नहीं किया है। सीधी बात है ना, जिसने फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है वो हो गया रिकॉम्बिनेंट, और जिसने नहीं एक्सेप्ट किया है वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये पता करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है प्लेटिंग मेथड, बाय प्लेटिंग ऑन कल्चर मीडियम। क्या करते हैं उसमें, देखो क्या करते हैं, recombinant plasmid can be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants ऑन एम्पिसिलिन मीडियम। सबसे पहले हमने एम्पिसिलिन है, एक प्लेट है, कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट में क्या कौन सा ड्रग प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, ठीक है, हमने उसमें ग्रो किया। देन दैट ट्रांसफॉर्मेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन ए टेट्रासाइक्लिन मीडियम। हमने पहले एम्पिसिलिन पे ग्रो किया और फिर हमने उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो इन, अब आप मुझे बताओ, एम्पिसिलिन पे ग्रो किया फिर हमने टेट्रासाइक्लिन पे शिफ्ट किया, क्या होगा आप बताओ। जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं जिसके प्लाज्मिड ने वो पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो क्या होगा, उनमें ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट खत्म हो गया है। द रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम। जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें टेट्रासाइक्लिन में डालोगे टेट्रासाइक्लिन में वो मर जाएंगे, बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो रिकॉम्बिनेंट्स का क्या याद रखोगे आप, प्लेटिंग मेथड में क्या होता है, प्लेटिंग मेथड, कल्चर प्लेट मेथड में क्या होता है, कल्चर प्लेट मेथड में सबसे पहले आप क्या करते हो, एम्पिसिलिन पे ग्रो कराते हो सारे बैक्टीरिया को, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप ग्रो कराते हो टेट्रासाइक्लिन पे। तो अगर रिकॉम्बिनेंट है मतलब उसका जो प्लाज्मिड है उसने फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एम्पिसिलिन पे भी ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। तो रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की, तो वो क्या होगा भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो होंगे वो यहाँ एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेंगे। तो याद रखो, रिकॉम्बिनेंट मतलब उसमें चेंजेस आ गए हैं, किसकी जीन हट गई है, टेट्रासाइक्लिन की जीन हट गई है, तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन में वो मर जाएगा,
लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की बात करें, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और ये रिकॉम्बिनेंट्स, तो रिकॉम्बिनेंट्स दोनों मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, ओनली दे विल ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन। लेकिन अगर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की बात करते हैं तो दे विल ग्रो इन बोथ द मीडियम एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि उनका जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है। क्लियर, समझ में आई कहानी? चलो तो फिर हो इतनी कहानी समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। थक तो नहीं गए? मैं तो बहुत ज़ोर से थक गई हूँ। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, छोटो थोड़ी बात करते हैं। जिसको यहाँ तक एकदम ऐसा रोना आ रहा है ना, तो वो मेरी बात सुने, रोने वाली कोई बात ही नहीं है। नॉर्मल ऐसे बात करोगे ना, बातचीत करने में याद हो जाएगा ये। तुमको अब इसमें क्या याद नहीं होगा कि हमने टेट्रासाइक्लिन हटाया, फॉरेन डीएनए डाला, जिससे वो बेचारा अब टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। इतनी सी बात बताइए बस अभी इतनी देर में, और कुछ भी नहीं है। बस इतना सारे टेक्स्ट दिख रहा है तो समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना हमको। हम एक लाइन में लिख देंगे तो तुम बुरा मान जाओगे, अरे मैम आपने तो एक लाइन में ख़त्म कर दिया, हम तो 12th के बच्चे हैं, हमें तो ज़्यादा कंटेंट दो ना। तो इसके लिए इतना सारा लिखा है। सीधी सी बात बस इतनी है जो अभी बोली एक लाइन में, कुछ नहीं किया है। एक प्लाज्मिड था, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों की रेजिस्टेंट जीन थी, हमने टेट्रासाइक्लिन की हटा के अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया और आपको नाम याद करा दिए हैं। अगर प्लाज्मिड है सेल के अंदर तो कैसी हो जाएगी वो? ट्रांसफॉर्मेंट। नहीं है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर प्लाज्मिड ने फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है तो रिकॉम्बिनेंट, नहीं किया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। बस इन शब्दों में अभी तक की समरी आपको हमने दे दी। तो चलो अब रोना गाना हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ये जो अभी आपने प्लेटिंग मेथड किया, अच्छा लगा तुमको? नहीं अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा तुमको? क्योंकि पहले तुमने एम्पिसिलिन पे ग्रो कराया, फिर तुमने टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराया, फिर तुमने एम्पिसिलिन पे, फिर टेट्रासाइक्लिन पे। इट इज़ अ डिफिकल्ट एंड टैक्टिक प्रोसेस। किसी को अच्छा नहीं लगता इतनी मेहनत करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बट दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज डिफिकल्ट प्रोसीजर बिकॉज इट नीड्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। बार बार आपको प्लेट चेंज करनी पड़ रही है, इधर 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 ग्रो करना पड़ रहा है। तो हमने एक अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर डेवलप करा, हमने एक ऑल्टरनेटिव मेथड डेवलप किया। वो क्या था ऑल्टरनेटिव मेथड भैया? वो ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हमने कलर प्रोड्यूस कराया, हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक रिएक्शन पे कलर प्रोड्यूस करता है। हमने वो वाले मेथड को एक्सेप्ट किया। तो हमने क्या चूज़ करा? हमने ये चूज़ करा कि हम कलर प्रोड्यूस करा के पता कर लेंगे कि कौन से रिकॉम्बिनेंट्स हैं और कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। हम बेसिकली यही कर रहे हैं, है ना? क्लोनिंग साइड ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर आप देखो हम कर क्या रहे हैं, हम ये प्लेटिंग करके हमारा मकसद क्या था? मकसद होता है ना हर चीज़ का करने का। हमारा मकसद ये था कि हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंस पता चल जाए। तो प्लेटिंग मेथड तो टैक्टिक लगा, तो हमने सेकेंड मेथड डेवलप किया, दैट इज प्रोड्यूसिंग कलर ऑन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। नाउ क्या करते हैं इस मेथड में? इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। हम इसमें क्या करते हैं? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम उसको इंसर्ट कर देते हैं एक जीन की जगह पे, वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब उसके कारण क्या होगा? सो द जीन इज इनएक्टिवेटेड। जीन थी, देखो जीन थी, और वो जीन कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी? वो प्रोड्यूस करा रही थी बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो भी लिखा है वो वाला एंजाइम प्रोड्यूस करा रही थी। एक जीन थी जो प्रोड्यूस करा रही थी बीटा गैलेक्टोसिडेज। हमने इस जीन की जगह अपना डीएनए घुसेड़ दिया, हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। हा। अब क्या होगा? अब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई ना? ये जीन ये एंजाइम प्रोड्यूस करा रही थी, हमने उसकी जगह अपना डीएनए डाल दिया। अब क्या होगा? सो द जीन इज इनएक्टिवेटेड। ये जीन अब इनएक्टिवेट हो गई, तो इसका क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। अब क्या हो रहा था? पहले जब यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, देखो शुरू से समझ लेते हैं जिसको नहीं समझ में आया हो। एक जीन है अच्छी सी, ये जीन प्रोड्यूस कर रही है एक एंजाइम जिसका नाम था बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जब वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था तो कलर हमें बढ़िया मिल रहा था, ब्लू कलर हमें मिल रहा था। अब हमने क्या करा? हमने हमारा इस जीन की जगह हमने डाल दिया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या डाल दिया? अरे ये क्या बन गया? आर कैब्स बन गए। हमने इस जीन की जगह अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, मतलब हमने इस जीन का करा दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होगा? अब जो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज है ये रिप्रोड्यूस नहीं होगा,
तो यहाँ पे ये ब्लू कलर भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर ब्लू कलर आया तो मतलब कि इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, और अगर ब्लू कलर नहीं आया, कुछ भी कलर नहीं आया, तो दैट मीन्स दे आर रिकॉम्बिनेंट। कैसे याद रखोगे? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे अगर आपको ब्लू कलर मिल रहा है, ब्लू का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और अगर वहां पे कलरलेस रहा, नो कलर, कलरलेस की जगह मैं नो कलर लिखती हूँ, नो कलर, नो कलर रहा, तो इसका ये मतलब हो गया कि दे आर रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट होंगे तो वो क्या करा देंगे, वो इस बीटा गैलेक्टोसिडेज वाली जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा देंगे। तो ये इजी प्रोसेस हो गई कि नहीं? अभी वो कल्चर प्लेटिंग मेथड में क्या हो रहा था भाई, प्लेटिंग मेथड में आपको बार बार प्लेट्स चेंज करनी पड़ रही थी, पहले एम्पिसिलिन पे डाला, फिर टेट्रासाइक्लिन पे डाला, फिर ये करा, फिर वो करा, तो उससे बेटर तो ये मेथड है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो बढ़िया हो गया, तो फिर आगे चलते हैं। If the plasmid bacteria have no insert, it gives blue colored colonies in the presence of chromogenic substrate. अगर plasmid bacteria में अगर उसमें कोई भी insert नहीं है, मतलब it is non transformant, वही बात लिखी है। अगर it is non recombinant तो वो blue color colony देगा, और अगर it is recombinant तो वो colorless colonies produce करेगा। तो clear with the cloning site. Now the next finally क्या पढ़ते हैं, vectors for cloning gene in plant and animal. अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चाहिए होता है, ORI चाहिए होता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए होते हैं, थर्ड नंबर पे क्लोनिंग साइट्स चाहिए होती है फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड लास्टली अब हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर वेक्टर, कि तुमको तुम्हारी सेल में, एनिमल सेल में कोई चेंजेस करना है, तब तुम किस वेक्टर को, कौन सी गाड़ी को यूज़ करोगे। तुमको प्लांट्स में यूज़ करना है, प्लांट्स में कोई चेंजेस करना है, तो तुम कौन सी व्हीकल या वेक्टर को यूज़ करोगे। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी स्पेसिफिक वेक्टर्स फॉर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. Genetic tools of some pathogen is transformed into useful vectors for delivering gene to plants and animal cell. हुआ क्या, देखो कुछ ऐसी दिक्कतें थी, कोई ऐसे वायरस थे जो वायरस जाके बेचारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे थे, कुछ ऐसे थे वायरस जो हमको नुकसान, एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमने कहा ए वायरस ज़्यादा तेज़ नहीं चलने का, हमने उस वायरस की टांग तोड़ दी और हमने उसकी जगह आर्टिफिशियल टांग जोड़ दी, हमने उसकी असली वाली टांग तोड़ी, उसमें नकली वाली टांग जोड़ी और बोला कि हाँ चलो बेटा आप जॉब करो बीमार। टांग जोड़ने तोड़ने से क्या हुआ, तोड़ने और जोड़ने से वो बैक्टीरिया जो है ना, जो वायरस है, जो भी वो प्लांट और एनिमल को बीमार कर रहा था, वो बीमारी नहीं कर पाएगा। हमने उसकी नकली जो टांग हमने जोड़ी ना, हमने उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जोड़ दी। अब वो बेचारा जा तो रहा था, उसका मकसद यही था कि मैं जाके बीमार करूँगा, लेकिन वो बीमार करने लायक ही नहीं रह गया, बिकॉज हमने उसकी टांग तोड़ी एंड देन जोड़ दी। लेकिन जोड़ने में हमने घपला करा, हमने अपने कुछ अच्छे फीचर्स के साथ उसकी टांग जोड़ी और अब वो जाएगा सीधे उस सेल में, तो नाउ इट विल बिहेव, मतलब वहाँ पे जाके अच्छा काम करके आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि हमने ऐसे टूल्स डेवलप करे जो यूजफुल जीन्स को डिलीवर करने में हेल्प कर रही हैं। वो थे पैथोजेंस, जो यहाँ पे वेक्टर्स आप देखोगे वो थे दुष्ट, थे वो पैथोजेंस, लेकिन हमने उनमें कुछ ऐसे चेंजेस करे कि नाउ दे आर नो मोर पैथोजेंस टू प्लांट एंड एनिमल सेल, रादर दे हैव बिकम यूजफुल टू देम, वो वेक्टर बन गए, यूजफुल वेक्टर बन गए। एग्जाम्पल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन जो है ना, ये क्या है, ये एक पैथोजन था, और ये पैथोजन था रेट्रोवायरस है, पैथोजन है, और ये डाइकोट प्लांट्स की रूट्स को जाके बीमार करता था, है ना। टोबैको प्लांट्स की रूट जो होती है उसको में जाके इन्फेक्शन कर देता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। तो दुष्ट तो है, देख लो वायरस था, बीमार कर रहा था। हमने क्या करा, हमने बोला ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इधर आ, हमने उसे बुलाया। अब हमने उसमें क्या करा, हमने कहा तुम बीमार कर रहे हो, तुम वायरस हो, इसका ये मतलब है तुम वायरस हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन तुम वायरस हो। इसका ये मतलब है कि किसी भी प्लांट में तुम क्या ट्रांसफर कर रहे हो, तुम डीएनए ट्रांसफर कर रहे हो, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो, यही कर रहे हो। इसका मतलब तुम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन कैन डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, टीडीएनए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। और ये डीएनए ट्रांसफॉर्म, डीएनए जैसे ही इस प्लांट सेल में आ रहा है, ये वाला डीएनए एग्रोबैक्टीरियम वाला, ये नॉर्मल प्लांट सेल में ट्यूमर करवा रहा है, ठीक है, यही करवा रहा है। हमने क्या करा, दीज ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, और ये ट्यूमर सेल्स क्या करिए, पैथोजन प्रोड्यूस करिए जो इसको चाहिए पड़ेगा।
हमने क्या करा, हम बहुत तेज, हमने क्या करा, TI प्लाज्मिड जो था, ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड ऑफ A tumefaciens is modified into a cloning vector which is not pathogenic but can cause mechanisms to deliver gene of interest into plant. अब हमने क्या करा भैया, हमने ये जो इस वाले वायरस के अंदर जो था ना, ये वेक्टर था ना जो इसको बीमार करा रहा था, हमने उसको ही बदल डाला, हमने उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को ही चेंज कर दिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में क्या था, वो था जब अपना DNA ट्रांसफ़र कर रहा था वो, तो उसके अंदर था क्या, उसके अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड था, TI इंड्यूसिंग ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, जो जाके प्लांट के नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर रहा था ट्यूमर सेल्स में। हमने उसका ये जो TI प्लाज्मिड था, हमने उसको ही चेंज कर दिया, ठीक है, और हमने उसको चेंज कर दिया, तो नाउ it is used as, now it is no more pathogenic but can cause the mechanism. अब हम इसी में अपनी चॉइस, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपनी चॉइस की जीन्स प्लांट में भेज पा रहे हैं। क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो था वो प्लांट में tDNA ट्रांसफर करता था, उसके पास एक TI प्लाज्मिड था जो प्लांट की नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट करता था। हमने क्या करा, हमने इसके TI प्लाज्मिड को, जो मेनली ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, हमने इसकी TI प्लाज्मिड को चेंज कर दिया। प्लाज्मिड को कैसे चेंज करते हैं अभी आप सीख गए, हमने उसकी जो जीन्स थी हमने चेंज कर दी, हटा दी। अब हम उसमें अपनी मर्जी से अपनी चॉइस की जीन भेज सकते हैं। अब वो पैथोजेनिक भी नहीं रहा, बीमार भी नहीं करेगा, साथ ही साथ हमारे काम भी आने लगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे वेक्टर इसको बना लिया। तो प्लांट के लिए वेक्टर कौन हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और यहाँ पे एनिमल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स के लिए इट इज़ रेट्रोवायरस। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिसआर्म्ड, हाथ पैर टूटा हुआ, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। ये बात आप याद रख लो। तो एनिमल्स के लिए होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसका TI प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। और एनिमल्स के लिए कौन होता है, डिसआर्म्ड, ये डिसआर्म्ड लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, हाँ डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर फॉर एनिमल सेल। क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। थैंक यू की स्लाइड पहले ही आ गई थी, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। यस, खत्म। तो हमने अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी और वो थे क्लोनिंग वेक्टर्स। पढ़ क्या रहे थे हम, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो हमने उसमें पहले पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स। तो कोई भी डाउट हो फटाफट से पूछो, और नहीं है डाउट तो वीडियो पसंद आ गई है तो मतलब वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।